तो इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी आएगी, चार्ज से रिलेटेड जितने भी उसके कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ आएगा। सबसे पहले का कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। दो बॉडीज को आपस में जब रब करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज अर्थ की तरफ फ्लो कर जाएगा, ओनली नेगेटिव चार्ज बचेगा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्फीयर के। इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा दैट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरह का यूज किया जाता है। और का एक्सपीरियंस हुआ बट नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि प्लस क्यू ई और माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अपोजिट फॉर्म ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना उस क्लोज सरफेस ने चार्ज एनक्लोज किया है ई और एन दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब ई और ds के बीच में एंगल होना चाहिए जीरो को प्लस सिग्मा पुट करना है, सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा पुट करना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। कैसे आप सब? आज हम क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सब ने क्लास 11th के एग्जाम दिए हैं, कईयों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा और कईयों ने ये हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म ना किया। कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी बीत गया है उसको छोड़ दें और आगे आने वाले समय में +2 के लिए अपनी बोर्ड क्लास के लिए तैयारी स्टार्ट करें। तो आज से आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट वीडियो में, ये जो वीडियो है इसमें हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। करते हैं इसको स्टार्ट जल्दी से। सबसे पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। तो इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी आएगी, चार्ज से रिलेटेड जितने भी उसके कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ आएगा। सबसे पहले है चार्ज, दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन इजीली कर सकता है। इस वजह से उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास ये मेथड है कुछ किस तरह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जो अनचार्ज होते हैं उनको चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका मतलब ये होता है कि दो बॉडीज को आपस में जब रब करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। और किस तरह से आता है? दो बॉडीज हैं, एक की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, दूसरी की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अब जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसने गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल है ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ का, दोनों को रब करते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे नीचे एक टेबल बना हुआ है, इसमें कॉलम 1 के अंदर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कॉलम 2 के ऊपर अंदर वो ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जब दोनों को आपस में रब किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की प्रॉपर्टी की वजह से ही चार्ज आता है। उसके बाद ये जो चार्जिंग हो गया, अब जैसे रब करने के बाद अब एक और मेथड आता है इसमें, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में ये होता है कि आपने दो बॉडीज को लेना है जिसमें एक के ऊपर चार्ज है एक के ऊपर चार्ज नहीं है और दोनों को टच नहीं करना है। तो इनिशियली हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, जैसे एक स्फीयर है जिसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया गया है नीचे ग्राउंडेड, और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने इनको टच नहीं किया आपस में, इनिशियली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही ये इसके पास आता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होके एक स्फीयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो इस तरफ है यहाँ पे डेफिशिएंसी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो पोलराइजेशन होने के बाद अगर हम इस साइड को ग्राउंड कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज अर्थ की तरफ फ्लो कर जाएगा, ओनली नेगेटिव चार्ज बचेगा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्फीयर के ऊपर। पहले स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, आपने इंडक्शन किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद इसमें आता है मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन का। अब कंडक्शन के अंदर आपने दो बॉडीज को आपस में टच करना है तो वो चार्ज को शेयर करेंगे। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है कि एक स्फीयर है, एक का इसके ऊपर क्यू चार्ज है, बी स्फीयर है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दोनों को मैं टच कर देता हूं, चार्ज का कंडक्शन होगा। कंडक्शन होने के बाद
ये दोनों चार्ज को इक्वली शेयर करेंगे। टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, इक्वली शेयर होने का मतलब दोनों बॉडीज के ऊपर ईच के ऊपर चार्ज आ जाएगा Q/2 एंड Q/2। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, आपको याद रखना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज की। सबसे पहले एडिशन होता है जो चार्ज का। अगर आप चार्ज को ऐड करना चाहते हैं तो उनका एल्जेब्रिक सम लेना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब आपने साइन को इंक्लूड करके चलना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि जो प्लस वाले चार्ज है उनको ऐड करो, माइनस वाले चार्ज है उनको ऐड करो और रिजल्टेंट निकालो उनको सब्ट्रैक्शन करने के बाद। जैसे यहाँ पे 6 का क्यू प्लस का है और 4 क्यू माइनस का है, तो जो नेट चार्ज टोटल चार्ज बनेगा वो प्लस में बन जाएगा। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जो टोटल चार्ज है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्यू इक्वल्स टू एन ई। एन का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है, ई का मतलब स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा दैट कैन बी या ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ 2e, 3e, 1e, -1e, -2e, -3e। इस फॉर्म में भी कोई भी इंटीजर यहाँ पे आ सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट कैन नॉट बी इन फॉर्म ऑफ 5/2, 3/2, 1/2e। इस फॉर्म में नहीं आ सकता। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद है चार्ज का कंजर्व होना, कि एक सिस्टम के ऊपर, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने एक न्यूक्लियर रिएक्शन का, जिसके अंदर यूरेनियम जो है उसका फ्यूजन हो रहा है, वो अलग अलग तरह के अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखना क्या है कि रिएक्शन से पहले जो टोटल चार्ज है वो 92 है, रिएक्शन के बाद भी जो टोटल चार्ज है दैट विल बी 92। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो सेम रहता है। जो एटॉमिक नंबर होता है ये चार्ज को डिटरमाइन करता है, जो यहाँ पे नीचे वाला होता है ये वाला। ठीक है जी। उसके बाद अब ये आता है आपके पास एक बेसिक लॉ, कूलम्स लॉ इसको बोला जाता है। एक बेसिक लॉ है जिससे रिलेटेड जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट इससे इसका यूज होता है काफी जगह पे। सबसे पहले इट स्टेट दैट, इसकी डेफिनेशन है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस को आपने यहाँ पे लिया, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। The force between these two charges is directly proportional to the magnitude of the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो r लिया है आपने, दो चार्ज Q1 Q2 लिए थे, डेफिनेशन होगी। और जो डेफिनेशन है उसको हमने मैथमेटिकल लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया k। तो फॉर्मूला बन गया F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 दो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड लेना है, R डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेना है, F दोनों के बीच का फोर्स है। अब ये जो k कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होती है। अगर इसको CGS में लें तो इसकी वैल्यू 1 होती है, SI में इसकी वैल्यू ये वाली होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये SI के अंदर इसकी वैल्यू है। और ये जो वर्ड है नीचे इसको एप्सिलॉन नॉट बोला गया है। दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी भी मीडियम की ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे वैक्यूम है तो इस वजह से परमिटिविटी आ गई फ्री स्पेस की। जो मीडियम होगा मीडियम की प्रॉपर्टी जो है, मीडियम की जो परमिटिविटी है वो आ जाएगी अगर मीडियम होगा तो। यहाँ पे वैक्यूम की बात हो रही है तो फिर फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है। अगर आपको यूज करनी पड़े न्यूमेरिकल के अंदर तो इसको यूज करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब होता क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब इस फोर्स की कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ा है, अब हमारे पास आएगी इसकी डायरेक्शन। और कैसे आएगी देखते हैं। यहाँ पे दो चार्ज लेते हैं Q1 Q2, डिस्टेंस R लेना है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। F12 हो गया Q1 के ऊपर Q2 ने लगाया, F21 हो गया Q2 के ऊपर Q1 ने लगाया, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस तरह से लाइक चार्जेस हैं, सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं। अब ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो हमने लिख दिया। अब Q1 Q2 की जो पोजीशन है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। R12 इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 एंड R21 इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। अब देखिए F12 जो है दैट इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R12। F12 R12 की डायरेक्शन में जा रहा है और F21 इज एक्टिंग अलोंग R12, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब हम यहाँ पे फोर्स की को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे यानी कि डायरेक्शन की फॉर्म में, इसके ऊपर वेक्टर लगाया। हमें पता है मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करने का मेथड होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे। तो मैं यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड लिया था,
इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, यूनिट वेक्टर था R21, वो R21 ही क्यों लिया, क्योंकि जो F12 है दैट इज एक्टिंग अलोंग R21 और जो F21 लेना है दैट इज एक्टिंग अलोंग R12, जो उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, है ना, F21 इज एक्टिंग अलोंग R12। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमें ये पता है दैट R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, तो यहाँ पे R12 की जगह मैंने माइनस ऑफ R21 यहाँ पे पुट कर दिया और उसके बाद 1 और 3 को कंपेयर किया तो मेरे पास ये बन गया दैट F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि दोनों चार्जेस जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आफ्टर दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, ये क्या होता है या इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। दो चार्जेस लिए, दो चार्जेस हमारे पास वैक्यूम में पड़े हुए हैं, उनके बीच में जो फोर्स है वो आ गया एफ नोट, यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नोट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इन दोनों चार्जेस को इसी डिस्टेंस के साथ मैंने एक मीडियम में रख दिया। एफ एम रिप्रेजेंट द फोर्स इन मीडियम, तो यहाँ पे ये देखें अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नोट आया, अगर मीडियम है तो ओनली एप्सिलॉन आया, विच इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। हर एक मीडियम की जो परमिटिविटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दे, डिवाइड करने के बाद मेरे पास एफ नोट बाय एफ एम की रेशियो बनी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसी को ही लिखा जाता है एप्सिलॉन आर विच इज रिलेटिव परमिटिविटी और के विच इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों, इन दोनों की ही रेशियो को यहाँ ये लिखा जाता है या ये लिखा जाता है। तो K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ एफ नोट अपॉन एफ एम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, and also can be the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of a vacuum। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज क्या, इससे पता क्या चला कि अगर आप मीडियम चेंज कर देते हैं तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है, और कितना डिक्रीज होता है ये रिलेशन होता है, जो मीडियम का फोर्स है दैट विल बी 1/k टाइम्स ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है अगर हम वैक्यूम की जगह कोई मीडियम लेके आते हैं। जब चार्ज सेम ले रहे हैं, डिस्टेंस सेम ले रहे हैं, तब की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ये तीन टर्म्स यूज होती हैं विच इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन टर्म्स है वो हैं क्या, अभी तक हम चार्जेस की बात कर रहे थे, Q1 Q2 अलग अलग चार्ज है, लेकिन होता क्या है कि सम टाइम हमें ये कहा जाता है कि कोई किसी तरह का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है। तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। लीनियर चार्ज का मतलब जब लेंथ के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हो, सरफेस का मतलब जब एरिया के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हो। एरिया कोई भी हो सकता है, एक सफेद के सरफेस का भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, उसका सरफेस कोई भी, ठीक है। उसके बाद अगर एक वॉल्यूम की फॉर्म में पूरी सारी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे सपोज ये रूम है, इसके रूम के वॉल्स पे, इसके इस रूम के फ्लोर पे, इसकी सीलिंग पे, सारी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरह का यूज किया जाता है। ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इस तरह से ये फॉर्मूला है, आपको याद रखने हैं, यूज होंगे आगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट टर्म आती है। अब है क्या, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है चार्ज की कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को फोर्स अप्लाई करता है। सपोज एक चार्ज है क्यू, अब ये इसका इसका अपने एक बाउंड्री है कि इस क्यू चार्ज की इस पूरी बाउंड्री के अंदर, इसके रेंज के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। उसके लिए ये क्यू नोट सपोज एक टेस्ट चार्ज है, हम इसको इस प्लस क्यू चार्ज के पास लेके आ रहे हैं, पहले कोई फोर्स नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। तो जहां से इस क्यू नोड के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया इस प्लस क्यू चार्ज का, दैट पर्टिकुलर बाउंड्री इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। वो उसका एक पूरे का पूरा दायरा है कि उसके अंदर कोई भी आया तो ये उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, दूर है तो फोर्स नहीं है, पास आया तो फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। तो जब फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, देखो जहां से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ वो तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे जो फोर्स है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। प्लस क्यू चार्ज के पास जो पॉइंट होगा यहाँ पे, जैसे अगर ये यहाँ बात करें तो फोर्स ज्यादा होगा, दूर पॉइंट होता जाएगा तो फोर्स कम होता जाएगा। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे का सारा फील्ड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, उस स्ट्रेंथ को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नोट, क्योंकि फोर्स से पता चल रहा है कि फोर्स ज्यादा है या फोर्स कम है, ठीक है जी।
तो इसका फॉर्मूला ये आपने याद रखना है, क्यू नोट यहाँ पे टेस्ट चार्ज है और क्यू सोर्स चार्ज था जिसने अपना फील्ड दिया, अपना फोर्स लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें इस प्लस क्यू चार्ज की आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। करना क्या है, जो भी फॉर्मूला लिया था बस उसी के अंदर एफ की वैल्यू पुट कर देनी है। दोनों चार्जेस है, क्यू नोट टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डिस्टेंस स्मॉल आर था, ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो दिया गया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, वहां यहां से ये पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो एफ की वैल्यू पुट की, क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, के क्यू बाय आर स्क्वेयर। आर जो है वो डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। समझा रही है बात आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड दायरा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसका जो वेरिएशन है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्यू सोर्स चार्ज है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये पाथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक, है ना। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नजर आता है किसी भी तरह के चार्ज का, उसके लिए जो पैटर्न होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। और ये है क्या, सपोज आपने यहां पे एक चार्ज लिया यहां पे आपने, ये आपके पास चार्ज है क्यों, ठीक है, ये चार्ज है क्यों, इसके पास आप एक +1 चार्ज रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्यू चार्ज इस +1 चार्ज को रिपेल करेगा, इधर जाएगा, इधर रखेंगे यहां से भी रिपेल करेगा, ऊपर रखेंगे इधर भी रिपेल करेगा, इधर भी रिपेल करेगा, +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो क्यू चार्ज था इसने प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया। हाँ, माइनस क्यू चार्ज लेंगे तो ये +1 चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, किसी भी डायरेक्शन में रखूं अट्रैक्ट करेगा, किसी भी डायरेक्शन में रखूं अट्रैक्ट करेगा, तो सामने रखूं तो भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक चार्ज के पास रखने पे किस तरफ जाएगा, रिपल्शन लेके जाएगा या अट्रैक्शन होके आएगा। तो अगर ऐसे पाथ को हम ट्रेस कर लेते हैं किस डायरेक्शन में वो जा रहा है फोर्स एक्सपीरियंस करते हुए, उसी पर्टिकुलर पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है, जिसके अलोंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव किया जब उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये उसकी डेफिनेशन होगी, उनकी प्रॉपर्टीज होगी, अभी हमने पढ़ा। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है पर नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं आती, तो लूप नहीं बनाती है, कॉन्टिन्यूस होती है, लगातार जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव पर लूप नहीं बनाएगी। ये प्रॉपर्टीज है। अगर इनके किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर गई, एक इधर गई, ठीक है। तो इसको आपने अगर यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, एक ये और एक ये, जो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, इस वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नजर आता है। तो यहाँ पे स्केच बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, एक प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नजर आता है, नेगेटिव चार्ज का, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का, दो अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नजर आता है। ये स्केच इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में आ जाते हैं, इनको आपने याद रखना है। ये स्फेरिकल सिमेट्री में है, मतलब ये चार्ज है चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री में होता है, ठीक है। तो ये स्केच है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, स्मॉल डिस्टेंस पे आपने रख दिए, तो स्मॉल डिस्टेंस ही होता है क्योंकि प्लस और माइनस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एक डायपोल जो होता है वो हमेशा शॉर्ट होता है वैसे। तो डायपोल का मतलब दो पोल, एक प्लस और एक माइनस, इक्वल चार्ज है क्यू क्यू और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक क्वांटिटी होती है जो एक डायपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को पी से नोट किया जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2a, क्यू आइदर चार्ज है और 2a दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं हम, 2a ही लेना होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आगे इसको ना हाफ करना पड़ता है, तो हाफ करने में थोड़ा इजी हो जाए इस वजह से पहले ही ट्वाइस ले लिया जाता है इसको। तो इसका ऐसा यूनिट कूलम मीटर होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखें। इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन है।
एग्जाम के अंदर आ जाती है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा जिसके अंदर दो चार्ज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो उस डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर, एक्सिस मतलब जो उसकी लेंथ के पैरेलल जा रही हो, ठीक है, उसके ऊपर एक पॉइंट है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे एक चार्ज था माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू। तो ये पी पॉइंट है जो उसकी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है इस तरह से। यहाँ पे इस पी पॉइंट का डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से मैंने ले लिया है आर, डायपोल की टोटल लेंथ होगी है 2a। अब पी पॉइंट पे दो चार्जेस का फील्ड होगा, एक माइनस क्यू वाले का, एक प्लस क्यू वाले का। पी पॉइंट पे वो हमने लेना है। तो जब माइनस क्यू वाले का चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो क्यू से लेकर ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि एपी। तो के क्यू बाय एपी स्क्वायर, अभी फॉर्मूला किया था के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू बाय एपी स्क्वायर। एपी की वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान से देखें, जो ओपी है दैट इज आर, ठीक है, और एपी जो है वो टोटल चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एपी होगा दैट विल बी ए प्लस आर, आर प्लस ए बनेगा। एपी की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद जब बी पॉइंट का फील्ड लेंगे पी पॉइंट पे, तो इसके आ जाएगा ये प्लस क्यों है, हालांकि जब यहाँ पे लेना है आपको तो मैग्नीट्यूड लेना होता है, इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया। तो बीपी की वैल्यू चाहिए, बीपी स्केयर। बीपी देखो कैसे आएगा, ये था आर और इसमें से ये माइनस करेंगे तभी हमारे पास इतना इतना जो है ये बीपी बनेगा। तो बीपी विल बी आर माइनस ए, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। अब एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, उनका रिजल्ट निकालने के लिए आपने याद रखना है कि आगे आने वाले कई तरह टॉपिक्स में, कई तरह के न्यूमेरिकल्स में हमने जो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था 11th क्लास के अंदर वो यूज होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ को हमने अलग अलग केसेस में भी देखा। और यहाँ पे बेसिक जो आएगा कि अगर आपके पास दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन पहले दोनों की डायरेक्शन चाहिए। तो हमने पी पॉइंट पे सबसे पहले इस प्लस क्यू चार्ज का फील्ड देखना है। तो फील्ड देखने के लिए करेंगे क्या, मैंने पी पॉइंट पे ना एक +1 चार्ज रख दिया। अब ये +1 प्लस क्यू चार्ज इस +1 चार्ज को रिपेल करेगा इधर। तो जिस तरफ रिपल्शन होगी उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा। तो ये डायरेक्शन होगी ईबी की। और इस पी पॉइंट पे अगर +1 चार्ज रख के, ये +1 चार्ज सिर्फ डायरेक्शन के लिए रखा है, याद रखें, वैसे इसका कोई यूज नहीं है। +1 चार्ज रख दिया पी पॉइंट पे। इस माइनस क्यू का एग्जांपल लें तो ये माइनस क्यू इस +1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो माइनस क्यू चार्ज का फील्ड है वो इस तरफ होना चाहिए और जो प्लस क्यू चार्ज का फील्ड है वो इस तरफ होना चाहिए। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए तो रिजल्टेंट दोनों को माइनस करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों को माइनस किया, लेकिन किसमें से किसको माइनस करना है, बी पॉइंट पी के नजदीक है तो बी का फील्ड ज्यादा है, ई बी इस वजह से ज्यादा होगा, उसमें से ई ए वाले को माइनस कर देंगे जो कम फील्ड है। तो मैंने ई बी में से ई ए माइनस किया, के कॉमन लिया, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन किए, सबसे पहले इसमें एलसीएम लिया, ये नीचे आ गया। एलसीएम लेने के बाद इस तरह मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, मतलब स्क्वायर ओपन किया, ये ऊपर आर प्लस ए का स्क्वायर आएगा, ये आर माइनस ए का स्क्वायर ओपन करेंगे, दोनों के साइन चेंज होंगे तो जो कैंसिल होने वाला कैंसिल हो गया। एंड में मेरे पास ये बचा, यहाँ पे करना क्या है, क्यू इंटू 2 AP होता है। तो के तो ऐसे ही आ गया, के कॉन्स्टेंट ऐसे ही चल रहा था हमारे पास, पी डायपोल मूवमेंट, ये आर आ गया, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये ए माइनस बी था, ये ए प्लस बी था, तो नीचे आइडेंटिटी लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऊपर पता चल गया होगा कि हमने ब्रैकेट स्क्वायर को ओपन किया एलसीएम लेने के बाद। और अब नीचे अगर डायपोल, हम ये हो गया एक्सियल लाइन पे प्रॉपर। अगर डायपोल शॉर्ट है, और वो होता है डायपोल शॉर्ट होने का मतलब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ये ध्यान से याद रख ले। कई बार ये जो है एग्जाम के अंदर इसी नाम से आता है। अगर हमारे पास आर जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो जाए तो जो रिजल्ट है वो इस तरह से हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है जी। ये हो गया एक्सियल लाइन पे। अब आ जाते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। ये इस साल एग्जाम के अंदर आया था, एक सेट के अंदर ये आया था, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब जैसे ये डायपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, तो ये इक्वेटोरियल लाइन है जो इसके सेंटर से पास होगी लेकिन उसके ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे होती है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पी पॉइंट मैंने लेना है, यहाँ पे ये डायपोल है माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ये पी पॉइंट है जो इक्वेटोरियल लाइन पे जा रहा है। तो एक डिस्टेंस हमें चाहिए एपी, एक डिस्टेंस हमें चाहिए बीपी। तो ए से पी और बी से पी जो डिस्टेंस है वो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आएगा, क्योंकि डायपोल की लेंथ वैसे 2a होती है पर ये a है ये r है, तो पाइथागोरस से बनेगा ये, हम इसका ये निकालेंगे विच इज हाइपोटेनियस। यहाँ पे भी इधर निकालेंगे विच इज हाइपोटेनियस। ये r है, सॉरी ये a है ये r है, तो ये बन जाएगा √r² प्लस a स्क्वायर। इसी तरह से ये भी ये बन जाएगा √r² प्लस a स्क्वायर, दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब पी पॉइंट पे हमारे पास दो फील्ड आएंगे, दो फील्ड की डायरेक्शन आएगी, उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एपी की वैल्यू पुट की, रूट के साथ थी, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो गया, ये ऐसे आ गया। बीपी की वैल्यू स्क्वायर के साथ है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई, दोनों इक्वल पाएंगे। तो पी पॉइंट पे दो फील्ड आ गई लेकिन दोनों इक्वल पाएंगे, और दोनों की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे वो देखें, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की उसी तरफ होती है और पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होती है। ये एक पॉजिटिव गया, ये एक नेगेटिव गया। अब कैसे करेंगे इसको, अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है और इसको हम किस तरह से समझेंगे। देखिए, ये आपके पास एक पॉइंट था, इस पी पॉइंट से आपने एक फील्ड निकाला, ये डायरेक्शन होगी ईबी की। ठीक है, इस ईबी के आपको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने, एक ये करना है। इनमें से कोस थीटा होगा और एक साइन थीटा होगा। कोस थीटा कौन सा, साइन थीटा कौन सा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये नीचे थीटा एंगल है, तो इस थीटा एंगल होने की वजह से ये भी थीटा बना, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है जो है यहाँ पे इस तरह से ये बना हुआ है। तो इस तरह से ये थीटा एंगल है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये बन गया आपके पास ई बी कोस थीटा कंपोनेंट, और ऊपर वाला बन गया आपके पास ई बी साइन थीटा कंपोनेंट। ये तो हो गया कि कैसे आपने ई बी के दो कंपोनेंट यहाँ पे किए, देखिए यहाँ से ई बी कोस थीटा, ई बी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ई ए इसी पॉइंट पे है, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, थीटा एंगल था तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी थीटा एंगल बन गया, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल में चले जाएंगे। अगर ये थीटा एंगल है तो ई ए का ये कंपोनेंट हो गया ई ए कोस थीटा, ये कंपोनेंट हो गया आपके पास ई ए साइन थीटा। जैसे ई बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वैसे ही ई ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पे भी एक बार बना देते हैं। ये आपके पास यहाँ पे इधर आ रहा था ई ए, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक ये होगा, एक आपके पास ये होगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये थीटा एंगल है तो ये थीटा हो गया, यानी कि ये थीटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा और ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा। मेन कंपोनेंट को समझना, उसके बाद सिंपल रिजल्टेंट है। जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कोस थीटा कंपोनेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ई ए ई बी के इक्वल है इस वजह से। ठीक है, तो ई ए कोस थीटा, ई बी कोस थीटा दोनों को सेम लेंगे, ई ए इक्वल्स टू ई बी, ई बी को मैंने ई ए पुट कर दिया तो टू ई ए कोस थीटा हो गया, ई ए की वैल्यू पुट कर दी कोस थीटा, डायग्राम से आ जाएगा किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल से, यहां से कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस ए है, हाइपोटेन्यूस रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, उसको वैल्यू पुट करेंगे, रूट की जगह मैंने 1/2 लिख दिया। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड होके 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया। उसके बाद अगर आप इस फील्ड को, डायपोल के फील्ड को सेंटर पे निकालना चाहे, डायपोल के फील्ड को सेंटर पे निकालना चाहे तो ये होगा आपके पास, यहाँ पे आर जीरो हो जाएगा, आर जीरो हो गया तो के पी अपॉन ए क्यूब बनेगा बेटा, ए क्यूब, के पी अपॉन ए क्यूब। और अगर शॉर्ट डायपोल है, मतलब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो ए यहाँ पे जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ये इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड है और दोनों के बीच में रिलेशन दे सकते हैं, इक्वेटोरियल पे के पी अपॉन आर क्यूब है तो एक्सल के ऊपर 2 के पी अपॉन आर क्यूब है, ये रिलेशन है। ठीक है जी, उसके बाद अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास एक डायपोल है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। वो इस वजह से एक्सपीरियंस करता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाने का मतलब क्या है कि इस तरफ कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरफ कहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके अंदर आपने ये डायपोल रख दिया, ठीक है, ये डायपोल, इसका इधर माइनस क्यू चार्ज है, ऊपर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था। अभी मैंने बोला है कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिया उसका इस तरफ कहीं पे पॉजिटिव है, इस तरफ कहीं पे नेगेटिव है, तो होगा क्या, अब देखिए ध्यान से, ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के तरफ, तो ये दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। माइनस क्यू वाले का फोर्स आएगा माइनस क्यू ई, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू होता है, तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई बनेगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस क्यू ई आएगा जो फोर्स इस तरफ लगेगा, प्लस क्यू ई आएगा जो फोर्स इस तरफ लगेगा, ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे टॉर्क बनाएंगे, और टॉर्क की वजह से ये जो डायपोल है ये रोटेट करेगा। डायपोल वैसे पड़ा हुआ है, ये पी की डायरेक्शन है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये रोटेट करेगा इस तरफ, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वही इसकी स्टेबल वो इक्विलिब्रियम है, यही इसकी स्टेबल कंडीशन है। स्टेबल क्यों है ना, देखिए ध्यान से, जो बाहर वाला फील्ड है वो ऐसे है इस तरह से, तो डायपोल अपने आप को ऐसे ही सेट करेगा ना, तभी आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा
और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ऐसे आएगा। ऐसे तो आ नहीं सकता कि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो अगर इधर प्लस क्यों मैं कहूं आ जाऊं, इधर माइनस क्यों आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी रिपल्शन है और ये भी रिपल्शन है, तो ये तो रिपल्शन होगी। रिपल्शन में ये जो है ये कंडीशन अनस्टेबल है, ये जो कंडीशन है अनस्टेबल है, और जो पहले कंडीशन बनाई थी वो स्टेबल होती है। ठीक है, तो अब हमने टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। एक फोर्स आपके पास ये जा रहा है, एक फोर्स ये जा रहा है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये BC आएगा, इसको आपने निकालना। और यहाँ पे ध्यान रखिए ये P ये डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी, दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है। ठीक है, तो BC आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करके। हाइपोटेनस क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि डायपोल है, इसकी लेंथ 2a होती है हमारे पास, तो BC अपॉन AB करेंगे, AB की वैल्यू 2a पुट करेंगे, क्यों E इंटू BC की वैल्यू 2a साइन थीटा, क्यों इंटू 2AP होता है, तो ये बन जाएगा PE साइन थीटा। साइन थीटा है, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, टॉ इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, यहां पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है बेटा वो जीरो है। टॉर्क एक्सपीरियंस हुआ बट नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। उसके बाद एक कंडीशन है, जैसे भी मैंने बोला, जब P और E दोनों पैरेलल हो जाएंगे, P और E पैरेलल, अभी मैंने डायग्राम बनाया था, P और E दोनों पैरेलल, मतलब ये आपके पास माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इधर बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस, ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डायपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, P और E दोनों आपस में पैरेलल, अगर पैरेलल हैं तो स्टेबल कंडीशन में आता है, साइन जीरो जीरो पुट करेंगे, टॉर्क जीरो आ जाएगा। ठीक है, और इसको मिनिमम टॉर्क बोलते हैं। अनस्टेबल में अपोजिट था, जैसे ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सटर्नल, ये नेगेटिव चार्ज उसका था, और डायपोल को अगर मैं ऐसे रख दूं, इधर माइनस क्यों रख दूं, इधर प्लस क्यों रख दूं, ऐसे नहीं रुक पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, देखें ध्यान से, बाहर वाला डायपोल मूवमेंट माइनस के उसे प्लस के इधर जा रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में 180 का एंगल आ गया। 180 डिग्री होने का मतलब ये अनस्टेबल है। ठीक है, इस पोजीशन पे रुकेगा नहीं, ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दोनों से ऊपर की तरफ जंप करेगा यहां से। ठीक है, तो ये टॉर्क जो है वो जीरो आ गया यहाँ पे। साइन 180 भी जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, दोनों केस में टॉर्क नहीं आया, लेकिन दोनों केस में आपने ये समझना है कि जब P और E पैरेलल हो तो दैट इज स्टेबल, और P एंड E दोनों एंटी पैरेलल हो तो दैट इज अनस्टेबल। हाँ, किस पर्टिकुलर एंगल पे यह टॉर्क मैक्सिमम होगा, उसके लिए आपने P और E दोनों के बीच में 90 एंगल अगर हम लें तो टॉर्क मिनिमम हो जाएगा, टॉ इक्वल्स टू PE आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब आपके पास ये डायपोल है, आपने इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना है, तो रोटेट करने में जैसे ये रोटेशन हुई उसके लिए कितना वर्क डन हुआ, या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, ये पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, दोनों में से कुछ भी। तो वर्क डन का फॉर्मूला वैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट टॉर्क के केस में क्योंकि रोटेशन हो रही है, डायपोल हमारे पास पहले ऐसे था, फिर रोटेट, ये डायपोल रोटेट होके इस तरफ आ गया है, रोटेशन में टॉर्क का जब वर्क डन निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है टॉ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे टॉ इंटू डी थीटा लिया किसी पर्टिकुलर टाइम में, सपोज डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल वर्क डन के लिए टॉ की वैल्यू पुट की, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कोस थीटा, इसमें लिमिट पुट करनी है, कोस थीटा की अपर लिमिट थीटा 2 और लोअर लिमिट जो है थीटा की थीटा 1 है, तो ये बनेगा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 माइनस PE है, इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, दिस इज द वर्क डन, या इसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी नाम दिए दिया यहाँ पे। अब इसकी कंडीशन है, अगर आप थीटा 1 को जीरो पुट कर देते हैं, थीटा 2 को, थीटा की इनिशियल एंगल जीरो है, बाद में कोई भी एंगल हो जाए तो वैल्यू इस तरह से हो जाएगी, कोस 0 1 बन जाता है। ठीक है, इनिशियल एंगल सपोज 90 डिग्री है, बाद में कोई भी हो गया थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा 1 है उसको 90 पुट कर दें, कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसके स्पेशल केसेस है, एंगल की वैल्यू पुट करनी है और आंसर जो है वो लिख देना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है गोजीज थ्योरम। गोजीज थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डील करती है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो ये होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, आप उसके अंदर कोई एरिया रख देते हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करेंगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट एस होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ठीक है, तो यहां पे गोजी थ्योरम ये कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस का वैक्यूम में जब ये पड़ा हुआ है, तो क्लोज सरफेस का जो ये
होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, यहाँ पे जो है ε0 आएगा क्योंकि वैक्यूम की बात हो रही है, 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी क्लोज सरफेस का। गोजिस फॉर्म ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना उस क्लोज सरफेस ने चार्ज एनक्लोज किया है उस चार्ज को आप 1/ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी तरह के फ्लक्स को फाई से नोट किया जाता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से नोट किया जाता है। ठीक है जी, या दूसरा फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, ई डॉट डीएस भी कई जगह पे आ जाता है। तो 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, तो ई डॉट डीएस भी हो सकता है, स्मॉल सरफेस है इंटीग्रेशन के साथ आ गया है ना, इसी को ही हम ई डॉट डीएस है इंटीग्रेशन जब किया तो इसी को ही ई डॉट एस लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में पड़ा था इस वजह से जितना चार्ज एनक्लोज किया उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, वही गोजी थ्योरम होती है। अब इसका प्रूफ क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सफेयर है, इसको गोजियन सरफेस बोला जाएगा, इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे मुझे प्रूव करना है दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लेते हैं, ई डॉट डीएस, यहाँ पे इसका एक छोटा सा सरफेस मैंने एरिया लिया, वैसे तो पूरा सरफेस अलग है, इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ऊपर कंसीडर किया, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एरिया वैसे स्केलर क्वांटिटी होती है लेकिन फ्लक्स के अंदर हम एरिया को वेक्टर लेते हैं, और वेक्टर कैसे, नॉर्मल टू द एरिया, एक एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे ही एरिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इन आउटवर्ड डायरेक्शन में, दिस रिप्रेजेंट द एरिया वेक्टर। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, बाहर बाहर की तरफ हमने नॉर्मल, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ जाएगा, तो ई और एन दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब ई और डीएस के बीच में एंगल होना चाहिए 0, को 0 की वैल्यू 1 होगी। डीएस स्मॉल सरफेस लिया था मैंने, ये वाला ये डीएस था स्मॉल सरफेस, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², वैल्यू पुट कर दी, 4π से 4π कैंसिल हो गया, ई जो है, हाँ ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पुट की है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अभी निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू बाय r² होता है, क्यू की वैल्यू पुट, सॉरी के की वैल्यू 1/4π पुट करेंगे, क्यू बाय r², इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया क्यू बाय 4π इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, ये हो गया ई डॉट ds इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, ये हमारे पास है गोजी थ्योरम का प्रूफ कि दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से, उसके बाद अब ये गोजी थ्योरम की एप्लीकेशन है और इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, सबसे पहले आपके पास एक वायर है उसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग गोजी थ्योरम। गोजी थ्योरम में आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पर ये उसकी एक यूज है, उसकी एप्लीकेशन है। तो हुआ क्या था, हमारे पास एक ये वायर है, ठीक है, इसके ऊपर एक चार्ज है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैं गोजी थ्योरम का यूज कर रहा हूं, उसके लिए क्लोज सरफेस चाहिए होता है, गोजियन सरफेस चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने इसके अराउंड एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, ये सिलेंडर इसका गोजियन सरफेस है। अब मैं जब इसका फ्लक्स निकालने जाऊंगा तो ध्यान देना आपकी, एक सिलेंडर के 3 एरिया होते हैं, ठीक है, 3 सरफेस एरिया हमने पढ़ा है, कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होता है, टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो ये वाला सरफेस है, ये अगर ये वाला एरिया और ये ऊपर वाला और ये साइड वाला सारे ऐड कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। जब इसका फ्लक्स निकाला जाएगा 3 एरिया को मिला के निकलेगा, वही डायग्राम में है। एक मैंने ये ले लिया जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, यहाँ पे देखो इसको ds1 नाम दे दिया, एक ये ds3 नीचे वाला जो एंड वाला सरफेस एरिया सर्कल वो ले लिया, एक ऊपर वाला एंड वाला फ्री सरफेस ये जो सर्कल वाला एरिया उसको ले लिया, इसको ds2 नाम दे दिया, इसको ds3, इसको ds1। मतलब ये है कि इस पूरे सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो 3 पार्ट से बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और एंड पॉइंट का एरिया। तो जब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाएगा पूरे का ई डॉट ds, वो 3 से मिलकर बना, ds1 से, ds2 से, ds3 से। अब एंगल चाहिए हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का इस तरफ जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखें ds3 और ds2 के साथ इसका एंगल 90 डिग्री है, ये ds2 का नॉर्मल था, ये ds3 का नॉर्मल है, देखो तो इसका एंगल 90 डिग्री है, ds1 के साथ इसका एंगल 0 है, तो ds1 के साथ एंगल 0, बाकी दोनों के साथ 90, तो cos 90 0, ये खत्म। ओनली ds1 आया जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे कर्व सरफेस एरिया आना चाहिए विच इज 2πr
एल, यहाँ पे एल जो है इस वायर की लेंथ है। वैसे ये 2 पाई आर एच होता है, बट यहाँ पे एल आएगा। फ्रॉम गोजी थ्योरम ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ये। और यहाँ पे अभी हमने एक चीज का यूज करना है, अभी हमने पढ़ा था लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्यू बाय एल को लैम्डा पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा लैम्डा ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब ई का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ जो है वो इस तरह से है, इस तरह से वेरिएशन आएगा डिस्टेंस के साथ, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब हमारे पास एक सफेयर है, होलो सफेयर है जो अंदर से खाली है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है। ये जो है सबसे पहले ये वाला सफेयर है, याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, इसका अपना रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। अब मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 3 अलग अलग तरह के केस में यहाँ पे बनाऊंगा। सबसे पहले जो इसका फील्ड है वो इसके बाहर निकालते हैं। यहाँ पे सपोज मैं इसका फील्ड निकालना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अराउंड अपनी तरफ से एक गॉसियन सफेयर कंसीडर किया है। ये एक और सफेयर मैंने इसके अराउंड कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये अंदर वाला जो सफेयर था ये ओरिजिनल मेरे पास है, और बाहर मैंने जो है ये इमेजिन कर लिया है गॉसियन सरफेस। तो बाहर वाले गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया मैंने ये लिया, ठीक है। इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये इसका नॉर्मल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है ई और एन दोनों का एंगल सेम है, तो ई डॉट डीएस बन जाएगा ई डीएस को जीरो। डीएस अब कौन सा लेना है, आपने गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है। गॉसियन सरफेस जो बाहर वाला था उसका रेडियस स्मॉल आर है, हाँ उसका रेडियस स्मॉल आर है। जो मेन गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब गोजी फॉर्म से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। ये हो गया बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्मॉल आर है, ध्यान से समझिए, आपके पास एक सफेयर था, ठीक है ना। इस सफेयर के बाहर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, उसका डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर इसका रेडियस था। जब आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया तो उसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर हो गया, बाहर वाले का स्मॉल आर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से बना। और अगर हम यही पॉइंट जो है वो सरफेस पे लेके आते हैं, यही गॉसियन सरफेस यही कर लिया मैंने कंसीडर, और सरफेस पे आ गए, ये ई हो गया एन हो गया, वैसे ही तो स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो ओरिजिनल सरफेस है वही गॉसियन सरफेस बन जाएगा। तो यहां पे आपने वो पुट करना है, दैट अभी पढ़ा था हमने, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे, तो वो दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया जो होता है वो इस वाले का हो सकता है, ठीक है। याद रखना यहां पे इसके लिए सिग्मा नहीं पुट कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये जस्ट एक गॉसियन सरफेस था, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे पास, ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये गॉसियन सरफेस था, इसके अंदर जो ये ओरिजिनल सरफेस था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब इस सरफेस के ऊपर तो चार्ज है, लेकिन अगर मैं अंदर कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूं तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हमने गोजी थ्योरम तभी अप्लाई करनी है जब इसने कोई चार्ज एनक्लोज किया हो। अब अंदर वाले स्फीयर के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है जो मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो इस वजह से जब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए, तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। ई के साथ अगर डिस्टेंस की वेरिएशन देखी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का वेरिएशन क्या होगा, तो जहां पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है वहां तक यहाँ पे इस पोजीशन तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जैसे बाहर की तरफ जाता है, ठीक है जी। ये बन जाता है वेरिएशन स्मॉल डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। उसके बाद अब ये है थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये एक शीट है, इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस चाहिए। गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर किया एक सिलेंडर जिसको पियर्स कर रहा है, इसके आर पार हो रहा है, ठीक है, आर पार हो रहा है ये गॉसियन सरफेस। अब जब हम इस गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो वही मेथड यूज करेंगे जो पहले किया था, पहले भी सिलेंडर की फॉर्म में आया था। तो तीन हमें सरफेस एरिया यहाँ पे चाहिए, ds1 ये आ गया, ds3 आ गया, ds2 ये आ गया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ भी जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अब ध्यान से देखें, जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लेंगे तो ds2 ds3 के साथ इसका एंगल जीरो बन रहा है, और ds1 और ds3 के साथ इसका एंगल जीरो है, ds2 के साथ इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ds2 के साथ 90 डिग्री हो गया, वो खत्म, cos 0 1 और 3 के साथ बन गया ds1 ds3, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ds1 ये ds3 दोनों
अलग आ गए। अब ये ds1 ये भी एंड पॉइंट का एरिया, ये भी एंड पॉइंट का एरिया, दोनों का इंटीग्रेशन करके मैंने इसको a लेट कर लिया, तो दिस विल बी 2EA। अब चलते हैं गॉसियन फॉर्म को अप्लाई करते हैं, E डॉट ds क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों को कंपेयर करेंगे, 2EA क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में था। अब होता क्या, अगर हमारे पास दो शीट दे दी जाती हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा? उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है, दो शीट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये गॉसियन फॉर्म की एप्लीकेशन नहीं है, गॉसियन फॉर्म की ये इस वाली एप्लीकेशन का, शीट वाली एप्लीकेशन का एक्सटेंडेड वर्जन है बस, कि कैसे अगर दो पैरेलल शीट हो तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपने, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा दोनों, यहां पे एक E1 E2 ऐसे होगा, फर्स्ट प्लेट ये कंसीडर की, सेकंड ये कंसीडर की है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है फील्ड तो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, याद ये रखना है आपने साइन कन्वेंशन की फॉर्म में, कि जो फील्ड लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसको नेगेटिव लें, जो राइट की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव लेना है आपने। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तीन जगह पे, एक फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट पे, एक दोनों प्लेट के बीच में, और एक सेकंड प्लेट के राइट पे। फर्स्ट में देखें तो दोनों लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, दोनों को नेगेटिव ले ले। सेकंड में देखें तो E1 जो है वो राइट की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, E2 लेफ्ट की तरफ जा रहा है नेगेटिव आ जाएगा, सेकंड में ये बन गया, फर्स्ट में दोनों नेगेटिव आ गए। थर्ड रीजन में दोनों राइट की तरफ जा रहे हैं, दोनों को पॉजिटिव ले लेना है हमने। ठीक है, और वैल्यू वही पुट करनी है जो भी किया था हमने, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो एक के लिए सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के लिए सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। आप ध्यान रखिए कि ये तरफ ऐसे दोनों तरफ पॉजिटिव है तो फील्ड इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। ठीक है ना, तो ये इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब इसका एक पार्ट है कि अगर आपके पास एक तरफ एक शीट पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी भी एक शीट ऐसे नेगेटिव चार्ज में है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तीन रीजन में कैसे आएगा? तो जो आपके पास ये रिजल्ट बना था, जैसे फर्स्ट रीजन का ये रिजल्ट है, ठीक है, सेकंड रीजन का ये रिजल्ट है इधर वाला, और थर्ड रीजन का ये रिजल्ट है, तो आपने इन तीनों रिजल्ट में इधर वाले में सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा पुट करना है, सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा पुट करना है, सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा पुट करना है। तो ये पुट करके आपके पास जो रिजल्ट है वो ऐसे बन जाएगा, फर्स्ट रीजन में 0 आएगा, सेकंड रीजन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और थर्ड रीजन में भी 0 आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर एक शीट जिसके इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ना तो इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ बीच में होता है। ठीक है जी, तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को फिनिश करते हैं। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। इन टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़े और आगे आने वाले इनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।